What's up traders, this is Vinayak Dhuri and welcome back to my channel. Guys, market is making new all time high. आज मार्केट ने 25,000 लेवल का टच कर दिया है, बट स्टिल देयर आर मेनी पीपल की जिनके पोर्टफोलियोज रेड में हैं, जिन्हें मालूम नहीं है कि बाबा कौन से स्टॉक्स में कब और कैसे एंट्री करनी है, स्टॉक स्टडी कैसे करनी है, स्टॉक को चूज कैसे करना है, या फिर उनको कब को लग रहा है कि बाबा मार्केट की रैली हो चुकी है तो अभी हम ये लेवल पे एंटर नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन और बहुत सारे डाउट्स होंगे आपके दिमाग में, तो उसके लिए मैंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम को सबके लिए लाया है विच इज कंप्लीटली फ्री। अगर वो उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डिटेल्स दिए हुए, तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। सो गाइस, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आईपीओ के बारे में अगेन। यस, आपने ऑब्वियसली हेडलाइन तो पढ़ ली होगी, तो इसलिए तो आप ये वीडियो देखने आए हो। तो मार्केट में बजट की वजह से जो एक ब्रेक लगा था आईपीओ की रैली में, अभी वापस आईपीओ की बारिश शुरू हो चुकी है। तो एग्जैक्टली क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये आने वाले दिनों में वो जानने की कोशिश करती है। चलो शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी हम अगर देखेंगे यहाँ पे, तो ये वाले में बैक टू बैक 3 आईपीओ ऑलरेडी प्लान है। एक है, आप देखोगे तो अकुम फार्मास्यूटिकल्स, फिर है सिएगला और एक ओला का। और दिन के डेट्स भी आप देखोगे 30 अगस्त और 2 अगस्त, और जो क्लोजिंग भी होने वाली है 1, 5 और 6। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल है और आप तीनों में अप्लाई करना चाहते हो या फिर जानना चाहते हो कि किसमें ज्यादा बेनिफिट होगा, तो उसके लिए आपको तीनों का एनालिसिस करके अपना कैपिटल वैसे प्लान करके अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप उसको आपका बेनिफिट प्रॉपरली ले सकते हो। तो आप पहले वन बाय वन आज हम लोग इसको बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज मैं अकुम ड्रग्स फार्मास्यूटिकल जो है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ, जिससे आपको इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है कि नहीं वो समझने में आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं। अगर ये अकुम का अगर हम आईपीओ देखें, तो ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, नाम से थोड़ा सजेस्ट है ही, ये तो भी हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि जिससे हमें हमारा व्यू क्लियर हो जाए। नाउ ओके, सो ये कंपनी ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी है तकरीबन 2004 में। अकुम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इज फार्मास्यूटिकल कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, सीडीएमओ। ये सीडीएमओ क्या होता है? सीडीएमओ एक कंपनी होती है कि बहुत सारी जो फार्मा की ऑलरेडी ब्रांडेड कंपनीज है, जिनका ऑलरेडी नाम हो चुका है, वो बहुत सारी कंपनी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करके आउटसोर्सिंग कराती है कि जिनसे उनको जो मैन्युफैक्चर का लोड होता है वो कम हो जाए। तो ये कंपनी जो है वो उनके बिहाफ पे उनको बहुत सारे ड्रग्स मैन्युफैक्चर करके देती है। तो ऑब्वियसली इनका जो यहाँ पे बिजनेस मॉडल हमको दिख रहा है वो है बी टू बी, मतलब जो ऑलरेडी कंपनी फार्मा में है उनके लिए ये ड्रग्स बना के उनको प्रोवाइड करती है, उनको सप्लाई करती है। द कंपनी प्राइमरली प्रोवाइड्स एंड टू एंड सॉल्यूशंस टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एज वेल रिसर्च डेवलपमेंट। तो पूरे सॉल्यूशंस वो मार्केट में देने की कोशिश कर रही है। आगे क्या क्या हम देखेंगे, तो यहाँ पे देखना, द कंपनी इज ऑल्सो एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेल ब्रांडेड ड्रग्स एंड एक्शन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआई, मतलब जो फॉर्मुलाज होते हैं ड्रग्स बना के, उसके ऊपर भी ये काम करती है। नाउ एज ए सीडीएमओ, आप देखो कंपनी मैन्युफैक्चर वाइड रेंज ऑफ डोसेज फ्रॉम, ये क्या क्या उसके प्रोडक्ट्स है। ऑब्वियसली फार्मा में ये सबके लिए सप्लाई कर रही है मैन्युफैक्चरिंग करके, मतलब बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती होगी। हमें जाने की जो चीजें वो हम जाने की कोशिश करेंगे। नाउ द कंपनी प्रोडक्ट्स टोटल 4025 कमर्शियल फॉर्मुलाइजेशन ओवर 60 डोसेज फॉर्म्स। ओके, उन फाइनेंशियल के हिसाब से ब्ला 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 बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी हुई, आप डिटेल में यहाँ पे जाके देख सकते हो। नाउ मेन जो हमें देखने की कोशिश करनी उसमें क्या है, नाउ कंपनी इज एक्सपांड, प्लानिंग टू एक्सपांड, मतलब उसका एक्सपेंशन का प्लान है, प्रोडक्ट कैपेसिटी विद 2 एडिशनल प्रोडक्शन यूनिट्स। मतलब यहाँ पे हमें थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि कंपनी एग्जैक्टली वाई ये जो आईपीओ लेने की कोशिश कर रही है वो क्यों ला रही है। फॉर इट्स सीडीएमओ बिजनेस, मतलब अभी ये बी टू बी एक बिजनेस होता है गाइस, और एक होता है बी टू सी, मतलब जहां पे कंपनी डायरेक्टली कस्टमर को सप्लाई करती है। अभी ऑब्वियसली बी टू बी में हमेशा मार्जिन कम होता है, बी टू सी में मार्जिन ज्यादा होता है, बिकॉज कंपनी अगर खुद के ब्रांड के अंडर कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है और बेच रही है, तो 5 रुपए का अगर टैबलेट्स बना रही है तो 15-20 में भी बेच सकती है, ये उसको एक बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन जब बी टू बी काम करती है तब ये बहुत सारे लो मार्जिन पे बिजनेस करना पड़ता है, कि जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग जो ब्रांडेड कंपनी जो मैन्युफैक्चर करवा के ले रही है उनको उसका बड़ा फायदा वो उठा सके। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है अभी तक के यहाँ पे उन्होंने बोला नहीं कि वो बी टू सी ब्रांड, मतलब खुद का ब्रांड बनने की अभी तक कोई एक डाइवर्जन नहीं है। तो अभी भी ये देखोगे तो वो एक्सपांशन जो कर रही है वो वही बिजनेस के लिए कर रही है, वो दूसरों के लिए अप्लाई कर, मतलब दूसरों के लिए मैन्युफैक्चर करके देंगे, उसके लिए 2 प्लांट उनको लगाने। ये उनका FY 2025 का प्लान है। ओके, नाउ एज ऑफ सितंबर 23 अकम ड्रग्स फार्मास्यूटिकल टोटल 16,460 एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग 7 to 11 फुल टाइम एम्प्लॉइज एंड 7 to 55 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज। मतलब मोटा मोटी ये कंपनी का कितना कैपेसिटी क्या है ये पूरा यहाँ पे आपको अंदाजा आ गया, वो कौन से सेक्टर में क्या है, कौन से टाइप के प्रोडक्ट कर रही है, एग्जैक्टली वहां पे भी क्या कर रही है, बिकॉज दैट इज आउटसोर्सिंग जो बिजनेस है वो वैसे उनका है कि वो बी टू बी में काम कर रही है। दूसरा, अभी जो पैसा लेंगे अभी तो यहाँ पे थोड़ा आइडिया गया कि वो एक उसके एक्सपेंशन के उसको यूज करेंगे।
और भी हम डिटेल में इसमें जानने की कोशिश करेंगे। नाउ अगर आगे देखें, कब आ रहा है कब नहीं, डेट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जिससे भी आपको प्लानिंग करने में आसानी हो। नाउ आप देखो कि ओपन कब हो रहा है गाइज, ये ट्यूसडे जुलाई 30। आईपीओ क्लोज कब हो रहा है, अगस्त 1 को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट कब है, अगस्त 2 को। बीच में 3-4 को छुट्टी, ऑब्वियसली सैटरडे संडे। फिर जो उनका रिफंड है वो मंडे को इनिशिएट होंगे, और उनको क्रेडिट जो डीमैट अकाउंट में आएंगे वो भी मंडे को आएंगे। और लिस्टिंग डेट जो दी हुई है वो है वो अगस्त 6, मतलब ट्यूसडे को ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। तो ये एक मोटा मोटी डेट है। तो डेट्स के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको अगर रिफंड आने वाले, यहाँ पे रिफंड आप ध्यान में दोगे तो इनिशियल रिफंड ऑफ 5 को है, मतलब मंडे को। अभी मंडे को मॉर्निंग में आते, आफ्टरनून में आते, इवनिंग में आते, उसके हिसाब से। क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो दूसरे को किसी आईपीओ का डेट अगर क्लैश कर गया तो ये वाला रिफंड मनी आएगा, वो आप उसमें यूज नहीं कर पाओगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो वैसे आपको प्लानिंग करनी है। नाउ ये होने के बाद एग्जैक्टली वापिस यहाँ पे जो चीजें देखते हैं हम लोग, वो क्या है। फेस वैल्यू 2 पर शेयर है, प्राइस बैंड 646-679 का। मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझा, वापिस समझा रहा हूं। ये फ्लोर प्राइस वगैरह होती है, तो यहाँ पे आपको ये वाला जो प्राइस है इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आपने इससे 679 के नीचे अगर अप्लाई कर दिया तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपको नहीं मिलने वाले, पकड़ के चलना। नाउ लॉट साइज क्या है, 20 शेयर्स की लॉट साइज, 22 शेयर्स की लॉट साइज है। टोटल इशू साइज देखोगे आप तो 1856 करोड़। उसमें से फ्रेश इशू जो है वो 680 करोड़ का है, और ऑफर फॉर सेल है 1176 करोड़। गाइस मैंने लास्ट वाला एपिसोड में आपको समझाया था, यहाँ पे वापस समझा रहा हूँ। ओएफएस का सिस्टम जो होता है, इसका मतलब क्या होता है कि प्रमोटर्स या फाउंडर्स जो होते हैं वो खुद ने जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, लोन के अलावा जो इक्विटी वो खुद लेके आते हैं, खुद के पैसे लेके आते हैं। उनको एक टाइम पे उनको एग्जिट चाहिए होता है विद द प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे कंपनी बहुत सारे वो लोगों को, ये आप देख रहे हो, एग्रीगेट अप टू 1176 करोड़ जो रुपीज है वो उसके लिए यूज होने वाले, ऑफर फॉर सेल के लिए। तो एक्सपांशन के और प्लान के लिए बाकी के मेन फ्रेश इशू में से खाली 680, मतलब मेरे ख्याल से आप मोटा मोटी देखो 180, मतलब एक 30-35-40% के आसपास खाली अमाउंट यूज होने वाला है। और रफली बता रहा हूँ कि बाबा वो फ्रेश इशू में यूज करेंगे, बाकी का वो ओएफएस में यूज करने वाले। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाती है। अगर फ्रेश इशू में अगर बहुत बड़ा चंक अगर फ्रेश इशू में इशू हो रहा है तो कंपनी के पास बहुत सारे वर्किंग कैपिटल के लिए, बहुत सारे एक्स्ट्रा डाइवर्सिव प्लान्स के लिए भी पैसा रहता है, और वो बेनिफिशियल बात होती है। ये हो गया। नाउ आगे बढ़े, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको लॉट्स में अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे देखो, अभी एक चीज ध्यान में रखने का आपको, क्यूआईबी क्यूआईबी शेयर्स, रिटेल शेयर्स और एचएनआई शेयर्स। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्यूआईबी के लिए 75% है, यहाँ पे 15% और यहाँ पे 10% है। जनरली आप अगर ऑब्जर्व करो, यार आपको मालूम नहीं होगा, मैं बता दूं आपको कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अगर सस्टेनेबल नहीं होगा तो वो टाइम पे, उस कंडीशन में यहाँ पे रिटेल के लिए वो 10% से ज्यादा इशू नहीं कर पाते। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे तो 35% का जो अपने को एक मिलता है, और रिटेल के लिए जो अलॉटमेंट होती है उसमें लगने के चांसेस भी आपको अलॉटमेंट में ज्यादा मिल जाते हैं, यहाँ पे वो थोड़े से कम हो जाएंगे। तो मेनली जो क्यूआईबी के लिए जो ऑफर किया गया है वहां पे देखना पड़ेगा कि वह ओवर सब्सक्राइब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब मैं मानूंगा आपका जो भी डिसीजन हो, आपको अप्लाई करना है नहीं करना है, उसके लिए पहले दिन का आप सब्सक्रिप्शन देख लेना, अगर ओवर सब्सक्राइब हो रहा है कितने परसेंट से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पे देखना, अगर 75% उनको जा रहा है और 15% एक्शन को, मेरे हिसाब से मैं अगर देखूं तो 35 to 40 टाइम्स में ये होना चाहिए। और सब्सक्राइब जो होता है कि नहीं वो तो कल ही पता चलेगा। नाउ आपको अगर अप्लाई करना है तो एक लॉट आप 22 का 15,000 से, और मैक्सिमम आप 13 लॉट 1,95,000 के हिसाब से कर सकते हो। इससे एक लॉट ज्यादा अगर आपने कर दिया 14 के हिसाब से, तो आप ऑलरेडी आप एचएनआई में स्मॉल में आ जाओगे। मैचने का मैक्सिमम है 66 लॉट्स, दैट इज तकरीबन 9,85,000। और उसके बाद एक ऊपर की कैटेगरी, मतलब ये हमें आते ही नहीं, हम लोग यहाँ पे, हमें यहाँ पे कुछ डिस्कशन एक्चुअली करना नहीं है मेनली ऑसम स्पीकिंग। तो ये चीज हो गई। आपको मैंने एक अलॉटमेंट का रेशियो भी समझा दिया, अलॉटमेंट कितने लॉट्स में आप कर सकते हो वो भी हमने एक आइडिया ले ली। नाउ यहाँ पे देखो शेयर होल्डर्स जो पैटर्न प्री इशू देखेंगे 85% अभी तक है। दूसरा मेन जो होते फाइनेंशियल्स, कंपनी ने इतने सालों में क्या किया क्या नहीं किया वो सब देखने के लिए यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। नाउ 3 साल का अगर डेटा चेक करें तो पहले असेट्स असेट्स 3069, 3266, 35। ऑनेस्टली स्पीकिंग 3 साल में मुझे कुछ अच्छा खासा ग्रोथ नहीं दिख रहा है, मतलब तकरीबन फ्लैट ही पकड़ लीजिए। रेवेन्यू देखेंगे 369437 सेम ही है, और 4215 मतलब यहाँ पे कुछ 500 करोड़ के आसपास ऊपर जाने की कोशिश की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज इंपॉर्टेंट, एक इंटरेस्टिंग गाइज है गाइज। फर्स्ट ईयर में -250 था, फिर उन्होंने किया
एक 98% प्रॉफिट कमाने की कोशिश की, 98 करोड़ का। उसके बाद इमीडिएटली ये वापस फ्लैट हो गया। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बोला था कि इसकी वजह से यहाँ पे 10% खाली कोटा रखा हुआ है रिटेल कैटेगरी के लिए, बिकॉज कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सस्टेनेबल नहीं दिख रही है। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। ये हुआ। नेटवर्थ देखोगे तो 621.77, मतलब ये भी कुछ खास नहीं है। रिजर्व सरप्लस, हाँ मतलब चलो उन्होंने ये तो एक करने की कोशिश की है। साथ में साथ बोरोइंग्स देखोगे तो ये थोड़े कम किए 50 करोड़ से, लेकिन वो बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब 500 करोड़ के अभी भी लोन्स खड़े हैं, तो ये उनका इंटरेस्ट जो प्रेशर वो बना रहेगा। तो ये बात हो गई। यहाँ पे हम लोग थोड़े केपीआई अगर चेक करें, आरओए देखोगे 11%, 3.37%। डेप्ट इक्विटी चलो ये ठीक है, अच्छा लेस देन 1 है, वेरी गुड। लेकिन आप देखो रिटर्न ऑन नेटवर्थ तो मतलब वो ऊपर ही पता चल गया था, जहां पे पहले साल में लॉस के, दूसरे साल में प्रॉफिट किया था, तीसरे साल में पूरा फ्लैट हो गया, तो यहाँ पे पता चल गया था कि ये नेगेटिव में आने वाला है। अब बाइस टू बुक वैल्यू गाइस 13, मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था कि अगर लेस देन 5 बुक वैल्यू है तो इट्स वेरी गुड। लेकिन चलो अगर एक कंपनी लॉन्च करे, आईपीओ वगैरह आ रहा है और बाहर कुछ अच्छे से अच्छे फाइनेंशियल से, अगर लेस देन 10 में भी कभी मिल जाए तो हम लोग एक उसमें रिस्क ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो 13.6 इज वेरी कॉस्टली एक्चुअली स्पीकिंग। पैट मार्जिन 0.02%, ये भी कुछ खास नहीं मुझे दिख रहा है। लेकिन कंपनी के जैसे प्लानिंग है, अगर 2 यूनिट मारते हैं उनका वॉल्यूम और बढ़ेगा और ग्रोथ होगा, वो है। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन हमेशा कम रहने वाले, ये अपने को ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी क्या है? रीपेमेंट, प्रीपेमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द कंपनी, वो तो हमें ऊपर पता चल गया था। फंड इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, वो भी 2 प्लांट लगाने वाले हैं। परसुइंग इकोनॉमिक ग्रोथ और इनिशिएटिव टू द एक्विजिशंस, जो छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह कुछ होंगे कि जो उनको अक्वायर करके छोटे, मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक कंपनी बड़ा कैसे होती, एक स्ट्रैटेजी होती है। अगर कंपनी को बड़ा होना है तो ऑलरेडी जो पूरा जगह लो वेकेंट, उसके ऊपर से पूरा प्लांट लगाओ, सब चीजें लगाओ और उसके बाद बिजनेस करना शुरू करो, तो इससे बहुत टाइम भी लगता है और कैपिटल यूज ज्यादा जाता है। उससे अच्छा कोई रेडीमेड प्लांट को मिल जाए, कोई कोई कंपनी है जो एक स्मॉल लेवल पे काम कर रही है, तो ये जनरली कंपनी क्या करती है, उसको पूरा का पूरा एक्वायर कर लेती है। एक्वायर करने के बाद क्या हो जाता है, एक उनके जो बना बनाया प्लांट होता है, बना बनाई सिस्टम होती है, वो पूरी पूरी यूज करने को मिल जाती है, उनका टाइम बच जाता है और उसका कैपिटल भी बच जाता है। ये यहाँ पे एक अच्छी वाली बात होगी। जनरल पर्पज के लिए वो यूज करने वाले, नॉर्मली यहाँ पे बहुत सारे आईपीओ पैसा आने के बाद इसके लिए यूज होता ही है। तो मोटा मोटी हम देखेंगे तो ठीक है, मतलब नॉट बैड। और थोड़ा सा एक मैं मतलब अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो मैं ये शेयर्स को घर पे लेके नहीं जाऊंगा। थोड़ा सा ग्रे मार्केट, मतलब लिस्टिंग गेन मुझे क्या होने वाले मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश करूंगा। अगर आगे जाके मुझे अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके होल्ड भी करना होगा, आई नीड अ प्रॉफिटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी। मैं उनके सेल्स और पैट देख के, मतलब प्रॉफिट अगर सस्टेनेबल है, सेल्स अगर ग्रोइंग है, अगर आगे 3-4 साल के बाद, उसके बाद मैं इसे प्लान कर सकता हूँ। बिकॉज अगर मुझे इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ी, अगर फार्मा सेक्टर में देयर आर सो मेनी गुड स्टॉक्स, इसके पेयर कंपैरिजन में अगर देखोगे तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करके खड़े रह सकते हो। तो यहाँ पे अभी अगर इसके बारे में बात करेंगे, स्पेशली अकुम के बारे में, तो हमें देखना पड़ेगा कि लिस्टिंग गेन्स यहाँ पे अगर मिल रहे हैं तो यहाँ पे अप्लाई करके फायदा है। तो थोड़ा सा एक आइडिया तो मुझे है, लेकिन आप देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली एनालिसिस क्या बता रहा है। अगर यहाँ पे चेक करो, ओके, सो मतलब जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था, आप देखोगे तो यहाँ पे 65, 165 से लेके जो ग्रोथ हुआ है और वो बढ़ते बढ़ते गया, और अभी तकरीबन 205 के आसपास वो पहुंच चुका है। तो मतलब आप देखोगे 30%, ये लास्ट दिखा रहा है 24 से, तो मेरा एक्सपेक्टेंसी है कि 20 से लेके 35 के बीच में एक और थोड़ा ब्रीसाइज जाए, तो मैं बता दूं आपको 25 के ऊपर और एक तकरीबन 33 के नीचे, इतने तक लिस्टिंग गेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो एक मैंने आपके सामने एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों डिस्कस कर लीजिए। अगर करना भी होगा तो लिस्टिंग गेन के लिए करना है। और 2 आने वाले आईपीओ, अगर आपने भी कुछ उसके बारे में स्टडी किया हुआ तो कमेंट बॉक्स में ये बार आप मुझे बताएंगे कि अगर अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और आप में से कितने लोग इसलिए अप्लाई करने वाले। इसी के साथ मिलता हूं आपको कल नए वीडियो के साथ, जहां पे दूसरा आईपीओ जो है वो आपके साथ में ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको दोनों आईपीओ स्टडी करके और डिसीजन लेने में आसानी होगी। अभी के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय, सिया। प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद अदर्स, जिससे उनको फायदा हो। और डिस्क्रिप्शन में मेंटरिंग का फ्री प्लान जो बोला है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। बाय बाय, सी, आई लव यू ऑल।